कि सर सेल क्या है। सेल को डिफाइन हम लोग कर लेते हैं कि सेल क्या है। तो देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सेल जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग। उनका सबसे छोटा यूनिट अगर कहा जाए तो वो सेल ही है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस शानदार सेशन में। देखिए आज क्लास 11th का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक दो वीडियो पहले से हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ सोचे कि हाँ अच्छा करते हैं, पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, इसलिए फिर से हम शुरू से पढ़ाएंगे आपको क्लास 11th का सिलेबस, जिसमें पीपीटी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझाएं। ठीक है ना। यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो रेगुलर फॉर्म में आपको मिलते रहेगा और इसमें 100% कोशिश रहेगा कि आपको पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा क्लास को इफेक्टिव हम लोग बना सकें। चलिए तो आज सेल चैप्टर से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सेल को कहा गया है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? तो सेल है सर यूनिट है किसका? लाइफ का। यानी अगर कहा जाए सेल के बारे में तो सर सेल जो है वो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनके अंदर भी लाइफ है सर, वो सब का यूनिट है। हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का सिलेबस अगर आपको जानना है कि हाँ क्या हमको क्लास 11th में पढ़ना है, तो ये आपको टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसपे आपको ये पूरा का पूरा वहाँ पे हम सिलेबस शेयर कर देंगे। तो आप जब भी फेयर बनाइएगा वहाँ से ही आप नोट करिएगा। यहाँ सिर्फ आप समझिएगा और बाकी क्लास नोट्स वगैरह वो हम आपको वहीं पर पीडीएफ दे देंगे। रही बात कि सर अब यहाँ पर देखा जाएगा कि चैप्टर शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले सेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेल के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है। ठीक है। तो सेल के बारे में पढ़ना सर साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, सेल के बारे में अगर स्टडी करते हैं हम लोग तो सेल के बारे में स्टडी करना साइटोलॉजी कहलाता है। और सेल के स्टडी को साइटोलॉजी अगर कहते हैं तो इसको सबसे पहले स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल का स्टडी किया था। अभी हम लोग सेल डिस्कवरी में जानेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी। आज का जो सेल साइटोलॉजी है उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मतलब सेल स्ट्रक्चर का स्टडी अगर कहा जाए तो उन्होंने किया था कौन? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वही हम लोग कहते हैं क्या, मॉडर्न साइटोलॉजी की अगर बात कर लेते हैं तो सर इसमें सेल स्ट्रक्चर साथ साथ फंक्शन और रिप्रोडक्शन का स्टडी। ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा का पूरा तीनों स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन का स्टडी क्या कहलाता है? मॉडर्न साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। यहाँ पर ई छूटा हुआ है, इसको कवर कर लीजिएगा। तो हम लोग कहेंगे सेल स्टडी कहा जाए, सेल के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ रिप्रोडक्शन और उनका फंक्शन क्या होगा उनका स्टडी करना मॉडर्न साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब आता है सवाल कि सर सेल क्या है। सेल को डिफाइन हम लोग कर लेते हैं कि सेल क्या है। तो देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? तो सेल जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सबसे छोटा यूनिट अगर कहा जाए तो वो सेल ही है। लेकिन क्लास 11th और 12th के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो हम लोग कहते क्या है कि सर उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में हम सेल को डिफाइन करने वाले हैं। समझ में आ रहा बात? यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल के बने होते हैं। उसमें भी अगर कहा जाए तो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप अमीबा के बारे में सोच लीजिए, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काम कर सकता है हम लोग सेल का डेफिनेशन भी उसके रिस्पेक्ट में दे सकते हैं। यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है, यानी इस अर्थ पे अगर कहा जाए तो अपना जीवन इंडिपेंडेंट शो करता है। मतलब अपना जितने भी लाइफ के एसेंशियल प्रोसेसेस है वो सेल्फ करेगा। ठीक है ना। वो अपने जीवन का जितना एसेंशियल फंक्शंस है वो सब क्या करेगा? सेल्फ करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ शो करता है कौन?
एक ऑर्गेनिज्म, यानी एक सेल का भी हम लोग कह सकते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो एक सेल भी अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आपके क्लास 11th के सिलेबस में सेल का डेफिनेशन यूनिसेलुलर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। बाकी तो हम लोग बचपन से ये पढ़ ही रहे हैं कि सर सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ में आ रहा बात? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है, जैसे डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया आपको कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है वो सब, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, समझ में आ रहा बात, ये सब कहीं ना कहीं बने होते हैं किसके? तो सर सेल के बने होते हैं। कहीं ना कहीं यूनिट अगर देखा जाए, इसीलिए कहा गया है सेल को यूनिट ऑफ लाइफ, यानी अगर कोई एनिमल है तो एनिमल सेल का बना होगा, कोई प्लांट है तो प्लांट सेल का बना होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई सेल में क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अब हम लोग जान लेते हैं कि सर सेल का स्टडी करना आसान कैसे हुआ। तो सिंपल सा बात है कि सर सेल का स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने से सेल का स्टडी बहुत आसान हो गया, जिससे हम इजिली सेल के बारे में स्टडी करने लगे और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करने लगे। ठीक है, तो ये आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, जो सेल ऑर्गेनेल्स को मेनली स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेल के कंपोनेंट का स्टडी हम लोग कंपाउंड से भी कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि सर इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है वो सब सेल का बना होता है, ठीक है, लेकिन सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? तो हम लोग बात करेंगे, इसमें अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहला नाम सेल का जैसे ही आता है रॉबर्ट हुक का आता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया। और हम लोग कहते हैं कि इस अर्थ पे जितने भी प्लांट और एनिमल्स बने हुए हैं वो सब सेल के बने हुए हैं, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का डिस्कवरी किया गया, वो भी प्लांट सेल में, और वो प्लांट सेल डेड था, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क सेल। कॉर्क सेल है, समझ बात। और ये कॉर्क सेल के बारे में कहा जाए तो जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि प्लांट का छिलका कॉर्क लाया घर पे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो ये आपको दिख रहा है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या दिख रहा है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ता जैसा स्ट्रक्चर इनको दिखा, और यहीं से सेल का शुरुआत हुआ, डिस्कवरी शुरू हुआ। यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसी को चूंकि लैटिन में हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, तो इस कंपार्टमेंट्स को सेलुलर कहा गया और यही आगे चल करके सेल कहलाया। यानी कहीं ना कहीं सेल टर्म भी ये सेलुलर टर्म से आया हुआ है, लैटिन वर्ड से। और ये रॉबर्ट हुक ने ही अपने एक किताब में, माइक्रोग्राफिया बुक में इसका चर्चा किया, और वहीं से ये हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं सेल का डिस्कवरी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी करने वाले अगर कोई हैं तो वो है रॉबर्ट हुक। लेकिन इन्होंने प्लांट के छिलका में स्टडी किया था, कॉर्क सेल में हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा, और वो चूंकि कॉर्क डेड होता है, यानी डेड प्लांट सेल सबसे पहले खोजा। वही हम लोग कहते हैं क्या कि दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटन वॉन लीवेनहुक। और एंटन वॉन लीवेनहुक के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल को खोजा, लिविंग एनिमल सेल। यानी डेड सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था, तो लिविंग सेल के बारे में बताया कौन? सर एंटन वॉन लीवेनहुक ने। टर्म दिया एनिमलकुली, इन्होंने टर्म दिया क्या? सेलुलाई, जिसको हम लोग आज सेल कह रहे हैं। ये दोनों अगर कहा जाए तो आज मॉडिफाइड हम लोग क्या कहते हैं? सेल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल का खोज किया, वो भी अगर देखा जाए तो डर्टी वाटर में, डर्टी वाटर लिया, तो डर्टी वाटर में माइक्रोस्कोप लगाया तो उसमें बैक्टीरिया दिखा,
आज हम लोग बैक्टीरिया कह रहे हैं, उसमें प्रोटोजोआ दिखा, लेकिन उस टाइम पे अगर कहा जाए तो इनको क्या दिखा, उस टाइम पे ये कहलाया एनिमल कुली। इन्होंने सीमेन देखा, सीमेन में क्या दिखा, स्पर्म सेल, उसको कहा एनिमल कुली। आज हम लोग उसको स्पर्म कहते हैं। वही हम लोग कहेंगे सर ये ब्लड को देखा, ब्लड में क्या दिखा, ब्लड सेल्स, जिसको एनिमल कुली कहा, और आज के डेट में हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये है एंटन वॉन लीवेनहुक का फोटो। समझ में आ रहा बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के साइंटिस्ट जो सेल में आते हैं वो आपको रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में कहा जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया न्यूक्लियस का, वो भी किस में, तो प्लांट सेल में, ठीक है ना, ऑर्किड रूट के, किसमें, तो सर ऑर्किड के रूट में सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज किया। कौन, रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ रहा बात। यानी सर एक सेल है, उस सेल के अंदर एकदम छोटा सा डार्क स्ट्रक्चर इन्होंने ऑब्जर्व किया और कहा यही केंद्रक है सेल का। चीजों जो है वो कहीं ना कहीं समय बीतता है तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो उसी में रॉबर्ट हुक ने जब सेल का डिस्कवरी किया उस समय उतना बेहतर माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन ये समय बदलता गया, उसमें हम सेल के अंदर भी कोशिश किए कि हाँ क्या दिख रहा है उसको स्टडी करने का, तो उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने ये खोज कर लिया था। उसके बाद है एक जेई पुरकिंजे, ठीक है ना, जिन्होंने लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस का खोज किया। लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट हैं जेई पुरकिंजे। यानी एक सेल में सेल वॉल को हटा दिया जाए, अगर बाहर से ये सेल वॉल रहता सेल के अंदर, तो इस सेल वॉल को हटा दिया जाए तो इस सब कुछ इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये पूरा सेल वॉल को छोड़ करके अगर कहा जाए तो इसको, इसके लिए एक टर्म ही लिया, कौन, जेई पुरकिंजे ने, प्रोटोप्लाज्म टर्म, जब से हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसी प्रोटोप्लाज्म में अगर कहा जाए तो ये बाहर वाला कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वही हम लोग कहेंगे सर ये अंदर के तरफ ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या है सर, तो ये है न्यूक्लियस। क्लियर, चलो तो ये है सर किसके बारे में हम लोग समझे, जेई पुरकिंजे के बारे में। ठीक इसी तरह से फिर हम लोग अगले स्लाइड पे चलेंगे, यानी लास्ट साइंटिस्ट है डिस्कवरी में जो है अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल के बारे में अगर कहा जाए आपसे कि सर इन्होंने क्या किया, तो सर इन्होंने सजेस्ट करा कि न्यूक्लियस का काम क्या है। जो सेल में आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, उस न्यूक्लियस का एक्चुअल फंक्शन क्या है, उसके बारे में इन्होंने सजेस्ट करा कि न्यूक्लियस जो है वो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये काम क्या करता है, तो सर स्टोर करता है एंड ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कैरेक्टर को भेजने का कार्य करता है। ये बात इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन सजेस्ट करा कि न्यूक्लियस का ये काम होता है। चलिए अब आता है सवाल, हम लोग ये भी पढ़ लिए, लेकिन सेल का ओवरव्यू, सेल थ्योरी पहले जान लेते हैं फिर ओवरव्यू जानेंगे। सेल थ्योरी आपके स्लाइड में आ रहा है। तो सेल थ्योरी में क्या है सो समझिए। तो सेल थ्योरी में चूंकि हम कहते क्या है कि इस अर्थ पे, चूंकि चैप्टर का हेडिंग आप पढ़े कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है वो सब किसका बना हुआ है, सेल का और प्रोडक्ट ऑफ सेल का। तो ये बात किसने कहा, तो दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, एक स्लीडेन है और एक स्वान है, और दोनों ने मिल करके ये सेल थ्योरी दिया है। यानी मैथियास स्लीडेन और थियोडोर स्वान। समझ में आ रहा बात। ये 1838 में और ये 1839 में, दोनों का स्टेटमेंट क्या है सो समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए स्लीडेन ने क्या कहा
कि हम ना सैकड़ों प्लांट पे ऑब्जर्व किए हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किसके हैं, वो सब बने हुए सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के। लेकिन वही स्वान ने क्या कहा, तो कहा कि हम ना जितने भी एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एनिमल सेल में जो एनिमल है वो सेल का बना हुआ है और सेल जो है उसके बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें होता है, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है और उसमें प्लांट की तरह वो भी सेल का ही बना होता है। मतलब एनिमल भी अगर कहा जाए तो सेल का ही बना हुआ है, मतलब उसमें भी सेल इन्वेलप, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हम लोग कहते क्या है कि ये प्लांट और ये एनिमल के बारे में बताया कि इस अर्थ पे जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब सेल के बने हुए हैं। यानी हम लोग कहेंगे स्लीडेन और स्वान दोनों मिल करके सेल थ्योरी दिया। अब सोच के देखिए ना कि इस अर्थ पे इन्होंने प्लांट के बारे में बताया और ये एनिमल के बारे में बताया। क्योंकि स्लीडेन के बारे में कहा जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिख रखा होगा, ये जर्मन बोटनिस्ट है। क्या है ये जर्मन बोटनिस्ट है और स्वान जो है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। क्लियर? हाँ, तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो इन्होंने क्या किया, एनिमल के बारे में बताया और ये प्लांट के बारे में। यानी इस अर्थ पे उस समय के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो ही ग्रुप में ऑर्गेनिज्म था, प्लांट और एनिमल्स। यानी इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट होंगे या नहीं तो एनिमल होंगे। यानी प्लांट और एनिमल दोनों किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। यह है स्लीडेन और यह है स्वान। क्लियर? चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये तो सेल थ्योरी था, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। अब ड्रॉबैक क्या है, तो ये थ्योरी नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया, तो नया सेल कैसे बनता है, नया सेल कैसे बनता है ये नहीं बता पाए। तो एक नया थ्योरी आया जो कि रडॉल्फ विर्चो का थ्योरी है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल लिनिएज थ्योरी। क्या नाम देते हैं, सेल लिनिएज, सॉरी हम लोग कहते हैं क्या, सेल, एक सेकंड, हम लोग कहते हैं सेल लिनिएज थ्योरी। यह सेल लिनिएज थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट हैं रडॉल्फ विर्चो। रडॉल्फ विर्चो ने क्या करा, तो जो सेल थ्योरी का कमी था, ड्रॉबैक था, वो लोग नहीं बता पाए कि नया सेल कैसे बना हुआ है पुराने सेल से। वही बात रडॉल्फ विर्चो ने बताया 1855 में। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नया सेल जो होता है ना वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही बना हुआ है। यानी ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पुराना सेल है, और ये क्या है, न्यू सेल है या डॉटर सेल है। तो नया सेल कैसे बना, नया सेल कैसे बना, पुराने सेल से बना, यानी टूट करके बना। ये फिर सेल डिवीजन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये ड्रॉबैक सेल थ्योरी का था जो कि सेल लिनिएज थ्योरी के द्वारा हम लोग कवर करते हैं। आपके एनसीईआरटी में कोई नया थ्योरी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हाँ ये रडॉल्फ विर्चो ने उनके ड्रॉबैक को फुलफिल किया। ठीक है ना? अब हम लोग चूंकि दो थ्योरी हो जा रहा है सर, एक आ जा रहा है कि सेल थ्योरी जो कि स्लीडेन स्वान का, और एक आ जा रहा है सेल लिनिएज थ्योरी जो कि रडॉल्फ विर्चो का। तो हम दोनों को मिला करके, चूंकि दो थ्योरी हम लोग को ना पढ़ना पड़े, इसलिए हम लोग एक नया थ्योरी डेवलप किए, जिसको हम लोग कहेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी या रिसेंट सेल थ्योरी। अब मॉडर्न कहने का मतलब और रिसेंट कहने का मतलब कि भाई हम दोनों थ्योरी को मिला दिए। यानी पहला क्या था, सेल थ्योरी क्या कहता है कि जितने लिविंग है वो सब किसके बने होते हैं, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के। और वही सेल लिनिएज थ्योरी अभी तुरंत बताया आपको, क्या बताया कि जितने भी सेल है वो सब किसके बने हुए हैं, पुराने सेल के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स। वायरस के बारे में हम लोग कहते हैं
कि सर चूंकि सेल थ्योरी क्या कहा है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है वो सब किसका बना हुआ है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना हुआ है। लेकिन वायरस के बारे में अगर कहिएगा तो जैसे ये देखिए कोरोना वायरस, एनिमल वायरस ऐसा ही ओवल होता है। आप कोरोना वायरस का डायग्राम देखे होंगे क्योंकि रिसेंट में कोरोना का ये प्रकोप हम लोग देखे हैं सर। तो कोरोना वायरस ऐसा ही कुछ था। उसी तरह से बैक्टीरियल वायरस ऐसा होता है। तो हम लोग कहते क्या है ना, वायरस में ये है सर, बाहर वाला कहलाता है सेल इन्वेलप, यानी प्रोटीन का बना हो सकता है। मतलब वायरस में ये यहाँ पे होना चाहिए था साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म इसमें नहीं है, यानी साइटोप्लाज्म सर नहीं है और इसमें भी नहीं है। और ये है सर न्यूक्लिक एसिड। तो वास्तव में ये डीएनए चाहे आरएनए का बना हो सकता है क्या, न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियस का काम कर देगा। यानी सेल इन्वेलप है और न्यूक्लिक एसिड है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये सेल नहीं कहलाएगा। समझ में बात। यानी कि हम लोग कहेंगे क्या, सेल हम उसको कहते हैं जिसमें 3 चीज हो मिनिमम। एक होना चाहिए, अभी सेल ओवरव्यू में हम लोग पढ़ेंगे, एक होना चाहिए सेल इन्वेलप, दूसरा होना चाहिए साइटोप्लाज्म और तीसरा होना चाहिए न्यूक्लियस। ये 3 चीज जिसमें भी होगा वही सेल कहलाएगा और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। लेकिन वायरस में हम लोग कहते हैं ये 3 चीज में से एक साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर वायरस जो है वो एक तरह से लिविंग नेचर तो शो करता ही है, मतलब लिविंग तो है लेकिन सेल का नहीं बना हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि सेल थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहा है। चैप्टर का भी हम लोग नाम पढ़ लिए क्या, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जितने लिविंग है सब सेल के बने होते हैं, लेकिन अभी अभी हम लोग समझे क्या, वायरस तो सेल का बना ही हुआ नहीं है लेकिन लिविंग एक्टिविटी शो करता है। समझना बात। तो ये एक्सेप्शन हो गया। वायरवाइड, हम लोग कहते हैं वायरवाइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। यानी सर इसमें ना तो कोई प्रोटीन है बाहर से इन्वेलप के रूप में और ना कोई साइटोप्लाज्म है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर ये न्यूक्लिक एसिड है और यही जो है कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करने में मदद करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। तो हम लोग कहते हैं क्या, आगे पढ़ेंगे वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे हम तो उसके लास्ट में ये पढ़ाना है। समझ में बात। तो ये सर वायरोइड भी क्या है सर, हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन में आ गया। प्रियॉन्स के बारे में समझ लीजिए, प्रियॉन्स प्रोटीन का सिर्फ होता है और ये भी डिजीज कॉज करता है, मैड काउ डिजीज। ठीक है ना। ये प्रियॉन्स के बारे में सिमिलर होता है बैक्टीरियल साइज से, लेकिन इसमें 2 चीज नहीं है, एक न्यूक्लिक एसिड नहीं है और एक साइटोप्लाज्म नहीं है। मतलब 2 चीज नहीं है। समझ में बात। सिर्फ सेल इन्वेलप है तो ये भी कंप्लीट सेल नहीं हुआ। तो हम लोग कहेंगे क्या, लेकिन हाँ ये सब लिविंग है, लिविंग एक्टिविटी शो करता है, डिजीज कॉज कर रहा है मतलब लिविंग है। तो हम लोग कहते हैं कि अभी तक ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग खोजे हैं जो सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है फिर भी ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। समझना ना बात। तो आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग सेल ओवरव्यू पढ़ेंगे। इसका तो पीपीटी बना हुआ था लेकिन थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना लंबा नहीं जा रहे हैं। एक छोटा टॉपिक फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये छोटा उसमें कनेक्ट कर देंगे प्रोकैरियोटिक सेल वाले में, उसको कंटिन्यू करें। तो देखिए आज हम लोग चूंकि सेल का शुरुआत का ये लेक्चर है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस वीडियो को देख सके और कनेक्ट कर सके इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चलिए ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।